पश्चिम बंगाल की धरती पर इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हाल ही के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का चेहरा एकदम बदल चुका है। नई सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी के बैठते ही राज्य में कानून का ऐसा हंटर चला है जिसकी गूंज सीमा पार बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। दशकों से जिस राज्य को लेकर यह कहा जाता था कि वहां तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी बंगाल में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सीधा एक्शन शुरू हो चुका है। हावड़ा से लेकर मालदा और उत्तर 24 परगना के सुदूर इलाकों तक हर उस जगह पर कार्रवाई की जा रही है जहां कानून को ठेंगे पर रखा गया था। प्रशासनिक गलियारों में इसे बंगाल का योगी मॉडल कहा जा रहा है, जिसने अवैध तरीके से रह रहे लोगों और उन्हें पालने पोसने वाले राजनीतिक आकाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को हावड़ा स्टेशन के बाहर पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। आखिर क्यों बुलडोजरों की आवाज सुनते ही सालों से जमे लोगों में भगदड़ मच गई? आखिर क्यों बांग्लादेश भारत के इस एक्शन से इतना क्यों कांप रहा है? और आखिर क्यों बंगाल की राजनीति में अब योगी मॉडल शब्द सबसे ज्यादा गूंज रहा है? इस प्रशासनिक बदलाव का सबसे पहला और बड़ा धमाका हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर देखने को मिला। हावड़ा स्टेशन सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां से रोजाना लाखों की संख्या में यात्री अपनी मंजिलों के लिए निकलते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इस वीआईपी इलाके की सूरत बेहद खराब हो चुकी थी। स्टेशन के ठीक सामने, गंगा घाट के किनारे और बस स्टैंड के आसपास के पूरे फुटपाथ पर अवैध दुकानों और कच्चे पक्के ढांचों का एक ऐसा मकड़ जाल खड़ा कर दिया गया था जिससे आम लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो चुका था। प्रशासन और रेलवे की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर सरेआम कब्जे चल रहे थे और शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि जनता की सहूलियत और कानून की धमक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसी का नतीजा था कि बिना किसी ढिलाई के देर रात प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ हावड़ा स्टेशन के बाहर पहुंच गया। जब पूरा शहर सो रहा था, तब हावड़ा स्टेशन के बाहर सरकारी बुलडोजरों के इंजनों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस महाअभियान को अंजाम देने के लिए रेलवे के आईओडब्ल्यू विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी खुद जमीन पर उतरे हुए थे। किसी भी संभावित हंगामे, विरोध प्रदर्शन या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए पूरे स्टेशन परिसर और उसके बाहरी इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। जैसे ही बुलडोजरों ने फुटपाथों और रास्तों पर जमी अवैध दुकानों को ढाना शुरू किया, सालों से वहां पैर जमाए बैठे कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने बिना किसी राजनीतिक दबाव या नरमी के पक्के और कच्चे सभी अवैध निर्माणों को पूरी तरह से मलबे में मिला दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हावड़ा के इतिहास में अतिक्रमण हटाने की यह अब तक की सबसे कड़क और बड़ी कार्रवाई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि नए बंगाल में अब किसी भी अवैध काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हावड़ा स्टेशन के बाहर की सड़कें अब पूरी तरह से साफ और खुली नजर आने लगी हैं, जिससे लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि वीआईपी और संवेदनशील इलाकों को जाम व अतिक्रमण से मुक्त रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। अधिकारियों ने मौके पर ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगर किसी ने भी दोबारा रेलवे या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की हिमाकत की तो बुलडोजर फिर से चलेगा और इस बार कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त होगी। वैसे यह बुलडोजर एक्शन सिर्फ हावड़ा तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले भी कोलकाता के तिलजाला और उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद इलाके में इसी तरह अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया था, जिससे साफ है कि यह कोई तात्कालिक कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे राज्य की सफाई का एक बड़ा अभियान है। लेकिन इस कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज इलाके से सामने आया है, जिसने पश्चिम बंगाल में चल रहे एक बहुत बड़े सुरक्षा खतरे को बेनकाब कर दिया है। हिंगलगंज पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एक अवैध बांग्लादेशी
घुसपैठिए को धर दबोचा, जिसकी पहचान शाहिदुल गाजी के रूप में हुई है। पुलिस की जांच और पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने राज्य के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। यह आरोपी साल 2007 में बेहद शातिर और अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारत के भीतर घुसा था। भारत में एंट्री करने के बाद उसे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पंचायत सदस्य जयनाल आबेदीन के घर में पनाह मिली, यानी जिसे देश की सीमा के भीतर कदम रखने का कोई कानूनी हक नहीं था, उसे सत्ताधारी दल के नेता ने अपने घर में छिपाकर रखा। शाहिदुल गाजी ने खुद मीडिया और पुलिस के सामने कबूल किया है कि 2007 में भारत आने के बाद टीएमसी नेता जयनाल आबेदीन ने न सिर्फ उसे अपने पास काम पर रखा, बल्कि भारतीय नागरिकों को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार करवा दिए। आरोपी की तस्वीर लेकर उसका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया और इतना ही नहीं, उसके पिता का भी वोटर कार्ड गोलाम गाजी नाम के एक परिचित के जरिए फर्जी तरीके से तैयार करवाया गया। इसके बाद पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते हुए उसका आधार कार्ड भी बना दिया गया। सोचिए, जो विदेशी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार करके आया था, वह भारतीय दस्तावेजों के दम पर खुद को पूरी तरह भारतीय साबित कर चुका था। वह हिंगलगंज के सैंडल बिल इलाके में नेता के मछली बाजार में काम करता था। उसने वहीं पर शादी भी कर ली और उसके बच्चे भी शान से वहीं रह रहे थे। जब यह पूरा राज खुला तो आरोपी टीएमसी नेता जयनाल आबेदीन और उसका पूरा परिवार इलाके से फरार हो गया, जिनकी तलाश में पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि उन्होंने पहले भी कई बार हिंगलगंज थाने में इस अवैध घुसपैठ की लिखित और मौखिक शिकायतें दी थीं, लेकिन पिछली सरकार के समय पुलिस ने वोट बैंक के दबाव में कोई कदम नहीं उठाया। थक हारकर इस बार ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर भाजपा के स्थानीय नेता पलाश सरकार ने साफ और आक्रामक शब्दों में चेतावनी दी है कि अब राज्य की पुलिस किसी राजनीतिक दल की गुलाम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर राष्ट्रहित में काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी टीएमसी नेता या रसूखदार व्यक्ति देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करके अवैध घुसपैठियों को पनाह देगा या उनके फर्जी दस्तावेज बनवाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस नए कड़े रुख और बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए फ्री हैंड से बांग्लादेश के भीतर और भारत में बैठे उसके मददगारों में इतना खौफ क्यों है। इसके पीछे कई रणनीतिक और जमीनी कारण हैं, जिन्हें विस्तार से जानना जरूरी है। पहला कारण यह है कि नई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि या घुसपैठ को कतई बर्दाश्त न किया जाए। पहले जहां सीमा सुरक्षा बलों को स्थानीय पुलिस से वह सहयोग नहीं मिल पाता था जिसकी जरूरत होती थी, वहीं अब पुलिस खुद आगे बढ़कर बॉर्डर एरिया में गश्त बढ़ा रही है और संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है, जिससे घुसपैठ के पुराने रास्ते पूरी तरह बंद हो रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में पिछले कुछ दशकों में जो जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज करने की गहरी साजिश रची जा रही थी, उस पर इस कड़े एक्शन से पूरी तरह पानी फिर गया है। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाने वाले सिंडिकेट्स पर सरकार ने चौतरफा हमला बोल दिया है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों की जांच बेहद कड़ाई से की जा रही है, जिससे बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसने वाले लोगों को पहचान छुपाना नामुमकिन हो गया है। इसके अलावा सीमा पार बैठे तस्करों और मानव तस्करी करने वाले गिरोहों को मिलने वाला स्थानीय राजनीतिक संरक्षण अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिससे उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही ध्वस्त हो गया है। तीसरा मुख्य कारण यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की सुरक्षा को लेकर एक जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जो अवैध मछली बाजार, ईंट भट्ठे या गोदाम घुसपैठियों के छिपने और काम करने के ठिकाने बने हुए थे, उन सभी की गहन स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। नियोक्ताओं को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर उनके यहाँ कोई भी बिना वैध दस्तावेजों के काम करता पाया गया तो सीधा उन पर कानूनी गाज गिरेगी। इस कड़े प्रशासनिक पहरे की वजह से
बांग्लादेश के भीतर बैठे वो तत्व जो बंगाल को एक सुरक्षित ठिकाना मानते थे, अब पूरी तरह दुम दबाकर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को खुली छूट मिलने से घुसपैठियों को भारतीय सीमा में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा का यह संकट सिर्फ अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके संबंध सीधे पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से जुड़े हैं। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भगतपुर तिराहे के पास एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 500 रुपए के 150 जाली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 75,000 रुपए थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान टांडा के शिकारपुर निवासी वाहिद और मुरादाबाद के भोजपुर निवासी मोहम्मद हुसैन के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो नकली नोटों की तस्करी का एक ऐसा भयानक सच सामने आया जो सीधे बांग्लादेश से शुरू होकर बंगाल के रास्ते उत्तर भारत तक पहुंच रहा था। जांच में पता चला कि ये नकली नोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में लाए जाते थे, जो नकली नोटों की तस्करी का एक पुराना केंद्र रहा है। मालदा से एक मुख्य तस्कर इन नोटों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और रामपुर के इलाकों में आता था और वहां के स्थानीय डीलरों को सप्लाई करता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क कितना मुनाफे का धंधा चला रहा था। तस्कर मात्र 40,000 रुपए के असली नोटों के बदले में 1 लाख रुपए के जाली नोट इन अपराधियों को बेचते थे। रामपुर के पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा ने इस मामले में बेहद चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि बरामद किए गए नकली नोटों की छपाई और कागज की क्वालिटी इतनी बेहतरीन और खतरनाक थी कि पहली नजर में खुद पुलिस अधिकारी भी धोखा खा गए और उन्हें असली नोट समझ बैठे। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो पकड़े जाने का मुख्य कारण यह रहा कि सभी नोटों की सीरीज एक जैसी थी, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया। ये अपराधी इन नकली नोटों को खपाने के लिए बेहद शातिर तरीके अपनाते थे। वे बाजार में सीधे बड़े नोट देने के बजाय इन्हें पेट्रोल पंपों पर तेल डलवाने, कबाड़ की बड़ी खरीद फरोख्त करने, पैसों की बड़ी गड्डियों के बीच में छिपाने और गाड़ियों की मासिक किस्त जमा करने जैसे कामों में इस्तेमाल करते थे, जहां आमतौर पर भीड़-भाड़ की वजह से नोटों की बारीकी से जांच नहीं होती। इस गिरोह का मुख्य सरगना वाहिद कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार ही इस देश विरोधी धंधे में लिप्त है। वाहिद के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में 23 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, जाली नोट चलाने और पुलिस व आम लोगों पर जानलेवा हमले करने के मामले शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वाहिद की भाभी भी हाल ही में नकली नोटों के कारोबार में जेल की हवा खाकर बाहर आई है और उसका सगा भाई इसी तरह के एक गंभीर मामले में इस वक्त कोलकाता की जेल में बंद है। इसका मतलब साफ है कि यह एक अंतर्राज्यीय आपराधिक सिंडिकेट है जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहा था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम इन आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाल रही है। इस सीडीआर जांच का मुख्य मकसद पश्चिम बंगाल के मालदा में बैठे उस मुख्य तस्कर और उसके आकाओं तक पहुंचना है जो बांग्लादेश से इन नोटों की खेप भारत के भीतर मंगवाते हैं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और बंगाल पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस की इस जांच में हर संभव तकनीकी और मैदानी मदद प्रदान करें ताकि इस पूरे गिरोह की जड़ पर प्रहार किया जा सके। नकली नोटों का यह खेल सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता को नष्ट करने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इन तमाम घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में चल रहा यह प्रशासनिक बदलाव कितना जरूरी था। एक तरफ हावड़ा में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर कानून का राज कायम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंगलगंज जैसे सीमावर्ती इलाकों में छिपे बैठे विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नकली नोटों के तस्करों के नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई है।
इन तीनों मोर्चों पर एक साथ की जा रही कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि बंगाल में अब अपराधियों और देश विरोधी तत्वों के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है।